जय श्री राम आदरणीय मित्रों। मैं डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। देश और दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं कि बाजी इस बार किस दल या किस गठबंधन के हाथ आती है। ये चुनाव न सिर्फ भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अपितु इस देश के लोकतंत्र के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखने वाली बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार अपने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जितवाने जा रहे हैं या कुछ और होने जा रहा है। यूपीए गठबंधन, जो कि अपना नाम बदलकर इंडिया गठबंधन के नाम से मैदान में है, क्या वो मैदान मारने जा रहा है? और क्या इन दोनों गठबंधनों के अतिरिक्त जो दल हैं वे इतनी सीटों में संख्या ले पाएंगे कि वे इंडिया गठबंधन या इंडिया ब्लॉक के साथ आ सकें? प्रश्न कई है मन में, इस देश की जनता के, आम आदमी के, खास आदमी के, सबके मन में। और उन सभी को अपने इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए। हमारा ये एक विनम्र प्रयास है कि हम आपके मन में इस चुनाव के बारे में उमड़ घुमड़ रहे प्रश्नों के उत्तर दें। मित्रों, जिस तरह सेफोलॉजिकल सर्वे होता है, ओपिनियन पोल होता है, एग्जिट पोल होता है, उनका अपने एक आधार होता है गणना का, और उस आधार पर वे अपना आकलन रखते हैं। हमारे पास भी अंक ज्योतिष का आधार है और इस आधार पर हमने ये गणना तैयार की थी। हमारी ये गणना निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में नियत तिथि 17 अप्रैल 2024 को नियत समय शाम 5 बजे से पहले पूरी कर हमारे YouTube चैनल पर और ब्लॉग पर डाल दिया गया। इस देश के सजग, कर्तव्यपरायण और सतर्क नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य बनता कि हम भविष्यवाणी तो करें, लेकिन इस देश के संविधान, इस देश के कानून और निर्वाचन आयोग के नियमों और प्रावधानों के तहत ही करें। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि हम इस तरीके की भविष्यवाणी, यानी सीटवार एक एक सीट की भविष्यवाणी नवंबर दिसंबर 2003 के राजस्थान विधानसभा चुनाव से कर रहे हैं। हमें इस काम में लगभग 20 साल हो चुके हैं और जहां तक अंक ज्योतिष के क्षेत्र में कार्यरत होने का, अभ्यासरत होने का प्रश्न है, हमें 35 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है। मित्रों, आकलन की बात तो देखिए, ये जो आकलन है, हमने आपसे निवेदन किया कि हम 17 अप्रैल 2024 की शाम 5 बजे से पहले ये सब पूरा कर चुके हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस समय तक कई सीटों पर किसी पर तो किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। जैसे रायबरेली सीट हो गई, कुछ सीटों पर उनमें से एक आध दल ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, अन्य ने नहीं किया। तो हमने उस सीट पर जहां पर ऐसी स्थिति रही, वहां जो प्रत्याशी घोषित हुआ है उसके और इसके दल के अंक लिए
और प्रतिद्वंद्वी दलों के अंक लिए, उनकी गणना करके तुलना की और तुलना के विश्लेषण से अपना परिणाम तैयार किया, अपना आकलन तैयार किया। और जिस सीट पर किसी भी दल ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, वहां हमने चुनाव लड़ने वाले दलों के अंक काम में लिए। अब हमारे कई मित्रों का यह सुझाव था कि भाई जब आज आप बात कर रहे हैं तो अब तो सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं सभी दलों के, तो उस समय जिन सीटों पर आपके सामने प्रत्याशी नहीं थे, अब उन प्रत्याशियों की घोषणा के बाद आप उन्हें शामिल करके उन सीटों का पुनः परिणाम आकलन करें और आकलित करके हमें बताएं, हमारे सामने रखें। मित्रों, ऐसा संभव नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि देखिए निर्वाचन आयोग का प्रतिबंध जारी है और यह प्रतिबंध 1 जून की शाम मतदान समाप्त होने तक, वैसे तो 6 बजे तक का समय है, तब तक ये प्रतिबंध जारी रहेगा। तो हम ऐसी कोई बात नहीं कर सकते जो निर्वाचन आयोग के नियमों, प्रावधानों और कानूनों को भंग करे। ये हमारा राष्ट्रीय और संवैधानिक दायित्व है। ऑन द रिकॉर्ड हम ऐसा कोई परिणाम नहीं बताएंगे। हाँ, आपको ये अवश्य बता दें कि कुछ एक सीटों को छोड़कर उन सभी सीटों पर परिणाम हमारे हिसाब से प्रत्याशियों समेत भी वही रह रहे हैं जो बिना प्रत्याशी के हमने आकलित किए। किसी किसी सीट पर प्रत्याशी के अंक भारी पड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उस सीट पर परिणाम बदल रहे हैं। लेकिन जब 543 सीटों के आकलन की बात आती है मित्रों, तो स्वाभाविक है कि सबके सभी प्रत्याशियों के आंकड़े हमें मूल नहीं मिले हैं। इंटरनेट से जो उपलब्ध हुए हैं वही काम में लिए हैं। नाम आदि निर्वाचन आयोग में जो है वो काम लिया है। तो अब इंटरनेट से मिले आंकड़े और वास्तविक आंकड़े जहाँ जहाँ भिन्न है वहाँ वहाँ गणना में परिवर्तन भी आ सकता है। फिर भी हमारा ये कर्तव्य है कि मोटे तौर पर एक तस्वीर क्या बनती है ये तो आपके सामने रखें। पलायन तो नहीं करें कि क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम ये ऐसा कोई दावा नहीं करते हैं कि 4 जून को ठीक परिणाम यही रहेंगे। हाँ, हम ये दावा अवश्य करते हैं कि हमने अंक ज्योतिष के आधार पर इन सीटों का आकलन ज्योतिषीय धरातल पर बड़ी ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से किया है। परिश्रम में, सत्यनिष्ठा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं कि हमें बहुत अच्छे प्रतिशत में आज तक सफलता मिलती आई है। इस बार लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या रहेगा, इस देश का महान मतदाता तय करेगा और वो 4 जून को पता चलेगा। प्रभु परमपिता परमेश्वर तय करेंगे और वो 4 जून को पता चलेगा। हम अपना ज्योतिषीय धर्म निर्वहित करते हुए आपके सामने ये रख रहे हैं। मित्रों, पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण राज्य है कि जिसके बारे में बात करनी चाहिए। हम नए रूप में रोचक ढंग से आपके सामने ये बात करने आ रहे हैं। एक सीट का यानी सभी 42 सीटों का आंकड़ा आकलन हम आपके सामने पहले ही रख चुके हैं। यहाँ तो कुछ सीटों की खास बातें रोचक ढंग से करने के लिए आए हैं, आपके साथ बांटने आए हैं, क्योंकि आपकी बड़ी फरमाइश थी कि भैया थोड़ा इस तरीके से भी हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण राज्यों की बातें रखिए। तो हम आपके आदेश का पालन करते हुए उपस्थित हैं। पश्चिम बंगाल की पहली सीट की अगर हम बात करें इस क्रम में, तो कूच बिहार, जहां तक मामला यह है कि देखिए ये जो पूरी पट्टी है, दार्जिलिंग, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से सुपड़ा ही साफ कर दिया था तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का, कम्युनिस्टों का। तो पिछली बार यहाँ से निश्चित प्रामाणिक जीते, इस बार फिर से भाजपा की तरफ से निश्चित प्रामाणिक मैदान में है, तृणमूल की तरफ से जगदीश चंद्र बसुनिया मैदान में है, तो सीपीएम के नीतीश चंद्र रॉय मैदान में है, कांग्रेस से श्रीमती प्रिया रॉय चौधरी मैदान में। लेकिन यह संघर्ष चतुष्कोणीय नहीं बन रहा है, संघर्ष यहाँ द्विकोणीय ही बन रहा है। इस द्विकोणीय संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी के निश्चित प्रामाणिक रूप से दूसरी बार जीत सकते हैं।
और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में बनी रह सकती है। तो कूच बिहार से हमें लगता है कि एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस को अपने डेरे उठाकर कूच करना पड़ेगा। अब जैसे इसी बेल्ट की एक सीट है जलपाईगुड़ी, यहाँ बात करें तो भाजपा ने डॉक्टर जयंत कुमार रॉय को, जो कि अपने निवर्तमान सांसद है, मैदान में उतारा। तो तृणमूल से निर्मल चंद्र रॉय और सीपीएम से देवराज बर्मन मैदान में, लेकिन बर्मन हमें लगता है कि यहाँ जोर करवा सकते हैं तृणमूल के प्रत्याशी को और तीसरे स्थान पर धकेल सकते हैं। भाई हमारा ऐसा आकलन है कि भाजपा और सीपीएम के बीच में ये लड़ाई रह सकती है और इस लड़ाई में सीपीएम जोर करवाने के बाद भी हार सकती है और बल्कि हारेगी। और यूँ समझिए कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर जयंत कुमार रॉय फिर से जीतेंगे। दार्जिलिंग बड़ी रोचक सीट है। इस बार दार्जिलिंग की चाय का स्वाद, कड़क चाय का स्वाद किसे मिलेगा? पिछले हिसाब किताब की बात करें तो 2009, 14, 19 तीनों बार भाजपा के चेहरे तो बदल गए थे, पर विजय भाजपा को मिली। 2009 में भाजपा के दिग्गज और अटल अडवाणी, भैरव सिंह जी की पीढ़ी के, लगभग पीढ़ी के, थोड़ा बाद में, लेकिन उनके जीते नहीं, वरिष्ठ जसवंत सिंह जीते 2009 में। 14 में यहाँ से ऐसे सहलूवालिया थे और 19 में यहाँ से राजू बिस्ता, नया चेहरा, युवा चेहरा था, वो फिर से मैदान में है। तृणमूल ने यहाँ से गोपाल लामा को, तो कांग्रेस ने डॉक्टर मुनीश तमांग को उतारा है। तमांग तो ठीक, लेकिन वोटरों में मांग किसकी है? देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से पीछे पालेगी या इस बार तृणमूल उसकी विदाई कर देगी या कांग्रेस के डॉक्टर मुनीश जी अपना परचम फहराएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो लड़ाई है पिछली बार की तरह इस बार फिर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में ही रहनी है और इसमें तृणमूल के गोपाल लामा दूसरे स्थान पर रहेंगे और भाजपा के राजू बिस्ता लगातार दूसरी बार जीतेंगे। सीट का नाम तो याद है ना आपको, चाय बागानों वाली दार्जिलिंग। अब जैसे बलूर घाट को ले तो बलूर घाट में क्या हो रहा है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि बड़ा चेहरा डॉक्टर सुकांत मजूमदार मैदान में है। भाजपा के लिए सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न है। पिछली बार के लोकसभा चुनाव के विजेता हैं डॉक्टर सुकांत। तृणमूल से विप्लव मित्र हैं, सीपीएम से जयदेव सिद्धांत है। हमें लगता है कि विप्लव मित्रा और सुकांत मजूमदार में ये लड़ाई बन पड़ी है। टक्कर इन्हीं दोनों में होनी है और इन दोनों के टक्कर में इस बार सुकांत मजूमदार को पराजय का सामना करना पड़ सकता है और यहां से जीतेंगे तृणमूल कांग्रेस के विप्लव मित्र। मालदा उत्तर, चलिए इसकी भी बात है, सभी सीटों की 42 की बात तो नहीं करेंगे, वो तो एक अलग वीडियो बना चुके हैं, उसमें सीधे सपाट अंकों की गणित बताई है। यहाँ हम अंकों की गणित नहीं ले रहे हैं, रोचक ढंग से चर्चा कर रहे हैं। तो भाजपा ने अपने बड़े चेहरे निवर्तमान सांसद खगेन मुर्मू को मालदा उत्तर से मैदान में उतारा है। तृणमूल प्रसून बनर्जी और कांग्रेस मुश्ताक आलम। मुश्ताक आलम यहां जोर करवा सकते हैं तृणमूल के प्रसून बनर्जी की तुलना में भाजपा को, लेकिन ये जोर होने के बाद भी सीट निकालने में भाजपा के खगेन मुर्मू कामयाब होंगे। ये इलाका मालदा उत्तर वाला और मालदा दक्षिण वाला मुस्लिम वोटर की प्रधानता वाले इलाके माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की जीत सिर्फ तुक्का थी, ऐसा भाजपा के आलोचकों का कहना है। लेकिन इस बार भाजपा को जीतने में जोर आएगा, नहीं जीत पाएगी, ऐसा आकलन
बताते हैं पत्रकार और दूसरे राजनीतिक लोग। लेकिन हमारी गणना के हिसाब से भाजपा के खगेन मुर्मू लगातार दूसरी बार यहां से जीतने जा रहे हैं। बहरामपुर बड़ी जोरदार ढंग की लड़ाई वाली सीट बनी है, क्योंकि यहां से लंबे समय से 5 बार से जीतते आ रहे कांग्रेस के बड़े चेहरे, प्रदेशाध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी मैदान में हैं। उनके सामने तृणमूल कांग्रेस ने गुगली फेंक दी, और गुगली भी क्या फेंक दी, स्लो मोशन वाली, धीमा बॉल। कैसे कि क्रिकेटर यूसुफ पठान को मैदान में उतार दिया है। तृणमूल ने यह सोचते हुए, हार भी गए तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि यूसुफ पठान कोई नियमित राजनेता, बड़ा चेहरा राजनेता का नहीं है, तो प्रतिष्ठा में उतनी हानि होगी नहीं, और जीत गए तो बल्ले बल्ले है। अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस को यहां से हरा देना, और वो भी एक नौसिखिए के माध्यम से, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हींग लगे न फिटकरी और रंग आए चोखो। अब इस गुगली में फंस गए अधीर रंजन चौधरी। तृणमूल की गुगली भारी पड़ रही है, और हमारी गणना ये कहते हैं कि इस बार अधीर बाबू को अधीरता नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि उनके खाते में पराजय आ रही है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अगर मैं इस बार हार गया चुनाव तो संन्यास ले लूंगा राजनीति से। तो हो सकता है उन्हें सन्यासी लेना पड़े, क्योंकि हमारी गणना में तो यहाँ से यूसुफ पठान जीतते दिख रहे हैं, और अधीर रंजन चौधरी को यहाँ से सामना पराजय का करना पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए कृष्णा नगर में क्या हुआ कि अभी पीछे वोट फॉर कैश मामले में यहाँ की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। वे लोकसभा से निष्कासित कर दी गई। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव को समय कम था, तकनीकी प्रावधानों वाला, इसलिए उपचुनाव नहीं हुआ। तृणमूल ने लड़ाई को तीखी करने के लिए फिर से महुआ मोइत्रा को टिकट दिया, और भाजपा ने यहां बाउंसर फेंक दिया। तृणमूल ने बहरामपुर में गुगली फेंकी तो भाजपा ने कृष्णानगर में बाउंसर फेंका। कैसे कि यहाँ की पूर्व राज्य घराने की पूर्व राजमाता को टिकट दे दिया, श्रीमती अमृता रॉय को, और सीपीएम ने एसएम सादी को टिकट दिया है। हमें लगता है कि भाजपा का ये बाउंसर तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने बाउंड्री के बाहर भेज दिया है, और वे यहां से फिर जीत जाएंगी। भाजपा प्रत्याशी श्रीमती अमृता रॉय को पराजय का सामना करना पड़ेगा। राणाघाट देखें तो यहाँ के इस बार राणा जी कौन हो गए? जगन्नाथ सरकार की सरकार चलेगी या मुकुटमणि अधिकारी का अधिकार चलेगा? क्योंकि भाजपा के जगन्नाथ सरकार निवर्तमान सांसद हैं और मुकुटमणि अधिकारी तृणमूल से मैदान में है। तो ये मामला ये कि यहाँ जगन्नाथ सरकार भारी पड़ रहे हैं, मुकुटमणि उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं, और इतने भारी तो सरकार पड़ रहे हैं कि यहाँ पर अपनी सरकार चला लें। यानी कि ये राणाघाट लोकसभा सीट से हमारे हिसाब से जगन्नाथ सरकार जीतेंगे और तृणमूल कांग्रेस को निराश होना पड़ेगा। बैरकपुर में मामला बड़ा रोचक बन गया। हुआ ये कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ तृणमूल के नेता अर्जुन सिंह तृणमूल छोड़कर भाजपा में आ गए। हुआ ये कि भाजपा ने उन्हें टिकट भी दे दिया और वे जीत भी गए, सांसद भी बन गए। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद में मुकुल रॉय जैसे तृणमूल में लौटे थे भाजपा से, वैसे अर्जुन सिंह भी लौट लिए। उन्हें उम्मीद थी कि बैरकपुर से तृणमूल कांग्रेस उन्हें टिकट देगी, लेकिन नहीं दिया गया, तो वे रुष्ट हुए और रुष्ट होकर भाजपा में आ गए। और भाजपा ने मजे की बात यह कि उन्हें यहाँ से फिर से अपना प्रत्याशी भी बना दिया। अब वो अर्जुन सिंह घूमने फिरने के बाद वापस भाजपा की तरफ से बैरकपुर से प्रत्याशी पार्थ भौमिक तृणमूल से है। तो हमें लगता है कि यह पार्थ के गांडीव की टंकार अर्जुन सिंह पर भारी पड़ेगी। वैसे अर्जुन और पार्थ दोनों पर्यायवाची हैं,
लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये मामला जो है वो भारी पड़ेगा। और किस पर भारी पड़ेगा? ये भारी पड़ेगा अर्जुन सिंह पर। पार्थ भौमिक तृणमूल को यहां से जितवाएंगे और अर्जुन सिंह को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। दमदम दमदम में तृणमूल कांग्रेस का बड़ा चेहरा, पका हुआ चेहरा प्रोफेसर सौगत राय मैदान में है, रॉय। और भाजपा ने शीलभद्र दत्ता को मैदान में उतारा है, सीपीएम ने सुजान चक्रवर्ती को। तो यहाँ प्रोफेसर साहब फिर से जीतने जा रहे हैं। भाजपा को यहाँ निराश होना पड़ेगा और संभवतः प्रोफेसर सौगत रॉय का ये अंतिम चुनाव है, जैसा कि वे खुद भी बोलते दिखाई दे रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इस चुनावी करियर की समापन की पारी प्रोफेसर साहब विजय से पूरी करेंगे। बारासात में काकोली घोष दस्तीदार एक बार फिर से तृणमूल का परचम फहराने जा रही हैं। वे निवर्तमान सांसद भी हैं और यहाँ से स्वप्न मजूमदार भाजपा के हैं, तो उन्हें अभी सपनों की दुनिया से बाहर आकर हकीकत की दुनिया का सामना करने में समय लगेगा। इस बार तो वे इसमें सफल होते नहीं दिख रहे हैं। अब जयनगर को देखें तो जयनगर में क्या है, भाजपा के डॉक्टर अशोक कंडारी है और तृणमूल से प्रतिमा मंडल है। प्रतिमा मंडल निवर्तमान सांसद भी हैं, अच्छे खासे ढंग से लड़ भी रही हैं यहाँ। और हमारी गणना ये कह रही है कि उनकी लड़ाई पर्याप्त है जीतने के लिए। प्रतिमा मंडल यहां से जीतेंगी और डॉक्टर अशोक कंडारी भाजपा के निराश होकर किनारे बैठेंगे। अब मथुरापुर की अगर हम बात करें तो देखिए, भाजपा ने अशोक पुरकैत को मैदान में उतारा है। ये मोहन जटुआ ने सीट डाली थी पिछली बार तृणमूल के खाते में। तृणमूल ने इस बार बापी हल्दर को मैदान में उतारा। बापी हल्दर इस सीट से यहाँ पहली बार लड़ते हुए भी जोर करवा रहे हैं और यहाँ अशोक पुरकैत को पछाड़ते दिख रहे हैं। हमें लगता है बापी हल्दर और तृणमूल कांग्रेस ये सीट अपने खाते में डाल लेंगे। इस सीट का नाम जरा एक बार फिर से आप देख लीजिए, मथुरापुर। डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर वो सीट है कि जिस पर अपना प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे देरी से घोषित किया, सबसे देरी से। यहां से उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस का नंबर 2 चेहरा सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे साहब अभिषेक बनर्जी मैदान में है। पिछली बार विजय ने इनका अभिषेक किया था, इस बार भी विजय इनका अभिषेक करेगी और अभिषेक बनर्जी यहां से जीतेंगे डायमंड हार्बर से। ये डायमंड इन्हें मिलेगा। जादवपुर में अगर देखें तो भाजपा ने डॉक्टर अनिर्वाण गांगुली को खड़ा किया है और तृणमूल ने सायोनी घोष को उतारा। यहां क्या हुआ था, पिछली बार 2 बड़े ही युवा और आकर्षक व्यक्तित्व जीते थे। एक तो नुसरत जहां नूरी और एक मिमी चक्रवर्ती। ये दोनों बंगाली फिल्म जगत से, बंगला फिल्म जगत से। तो यहाँ मिमी चक्रवर्ती ने अनिच्छा जाहिर की, उनका टिकट हटा दिया गया और सायोनी घोष को मैदान में उतारा। हमें लगता है कि सायोनी घोष का जय घोष होने में इस चुनाव में सफलता नहीं मिलेगी और यहाँ से भाजपा के डॉक्टर अनिर्वाण गांगुली जीतते दिख रहे हैं। कोलकाता दक्षिण की, उत्तर दक्षिण 2 सीटें कोलकाता नाम से हैं। वो पहले दक्षिण की बात करें तो भाजपा ने इस बार क्या किया कि सुश्री देवश्री चौधरी का स्थान बदल दिया, जगह बदल दी, सीट बदल दी और इस बार उन्हें यहाँ कोलकाता दक्षिण से मैदान में उतारा है। सामने सीपीएम से सायरा शाह हलीम है तो तृणमूल से माला रॉय है। माला रॉय, ऐसा कई मित्र हमारे फोन करके बता रहे हैं कि धरातल पर बहुत जोर करा रही हैं भाजपा को। वे बहुत अच्छे ढंग से, जोरदार ढंग से चुनाव लड़ रही हैं। ये मित्रों का सुझाव है। वो कहते हैं कि आपकी भविष्यवाणी कहीं मदद हो तो हम आपको बता दें, लेकिन हमारी भविष्यवाणी इस तरीके की रिपोर्ट पर नहीं, वो तो अंक ज्योतिषीय गणों पर, ग्रहों पर है, गणनाओं पर है। और वो गणना ये कहती है कि यहाँ से सीट भले ही बदल दी हो भाजपा ने सुश्री देवश्री चौधरी की,
लेकिन वे जीत सकती है। देवश्री चौधरी यहाँ से जीतती दिख रही है कोलकाता दक्षिण से, और माला रॉय को अभी विजय माला पहनने में समय लगेगा। इस बार तो कम से कम ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। कोलकाता उत्तर की बात करें तो भाजपा ने डॉक्टर तापस रॉय को मैदान में उतारा है। तृणमूल की तरफ से पूर्व रेल मंत्री सुदीप बंदोपाध्याय बड़ा नाम है, वे मैदान में। और कांग्रेस ने प्रदीप भट्टाचार्य को उतारा। अब ये त्रिकोणीय संघर्ष में हमारी गणना ये कह रही है कि सुदीप बंदोपाध्याय एक बार फिर से लगातार यहाँ से बड़े क्रम में जीत रहे हैं। बड़ा नाम है, तृणमूल का बड़ा चेहरा है, इस बार पछाड़ा नहीं जाएगा, जीतते दिख रहे हैं। और हमारी ओर से विजेता है सुदीप बंदोपाध्याय। हावड़ा, पहले कोलकाता उत्तर की बात करें, क्षमा कीजिएगा, ये कोलकाता उत्तर सीट ही थी जिसकी अभी हमने बात की है। और कोलकाता दक्षिण की बात हम कर चुके हैं, शायरा शाह हलीम। कोलकाता उत्तर से सुदीप बंदोपाध्याय। हावड़ा की अगर हम बात करें तो हावड़ा में क्या हो रहा है कि भाजपा ने डॉक्टर रातिन चक्रवर्ती को मैदान में उतारा है, और कांग्रेस की तरफ से एक तो पीछे प्रसून बनर्जी आए थे, एक यहाँ प्रसून बनर्जी हैं, और सीपीएम से सब्यसाची चटर्जी है। हमें लगता है कि ये प्रसून बनर्जी यहाँ से सीट निकाल लेंगे और तृणमूल को एक सीट का तोहफा देंगे, भेंट देंगे। हावड़ा। उलूबेरिया में भाजपा ने अर्जुन उदयपाल चौधरी को उतारा है। तृणमूल ने सजदा अहमद, जो कि निवर्तमान सांसद है, देखते हैं कि इस बार विजय इनके सामने सजदा करती है क्या। कांग्रेस ने अजहर मौलिक को, हमें लगता है, हमारी गणना ये कहती है कि सजदा अहमद एक बार फिर से यहाँ से अपना परचम फहराने में, विजय पाने में सफल हो सकती है तृणमूल की तरफ से। वे होती दिख रही है। कांग्रेस और भाजपा को यहाँ निराश होना पड़ेगा। हुगली की गुगली किसे परास्त करेगी, विकेट दिलवाएगी और किसका विकेट उड़वाएगी, जरा ये देखें। भाजपा ने श्रीमती लॉकेट चटर्जी को मैदान में उतारा है, तृणमूल ने रचना बनर्जी को, सीपीएम ने मनदीप घोष को। लॉकेट चटर्जी मीडिया कवरेज के हिसाब से बात करें तो, मीडियम जो खबरें हैं उसके हिसाब से बात करें तो बड़े दमखम से ये चुनाव लड़ रही हैं। बहुत झोंक डाला है अपने आप को इस चुनाव में। लेकिन हमारी गणना ये कह रही है कि परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहेगा। परिणाम रहेगा तृणमूल कांग्रेस की रचना बनर्जी के पक्ष में। वे जीतती हुई दिख रही है। आराम बाग में आराम करने को ठंडी छांव में किसे मिलेगा। मिताली बेग तृणमूल से है और अरूप कांति दीगर भाजपा से। तो दीगर खड़े तो वह है, लेकिन ये बात दीगर है कि वे यहां से जीतते नहीं दिख रहे हैं। यहां से मिताली बेग जीतती दिख रही है तृणमूल कांग्रेस की। और पिछली बार यहां से अपरूपा पोदार यानी आफरीन अली वे जीती थी। इस बार तृणमूल ने टिकट बदल दिया। तमलुक में एक बड़ा रोचक मामला बन पड़ा है कि चुनाव की घोषणा से थोड़े समय पहले ही कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय, उन्होंने सेवानिवृत्ति ली और भाजपा की तरफ से इस सीट से, तमलुक सीट से मैदान में उतारे गए। तृणमूल ने देवांशु भट्टाचार्य को उतारा है और सायन बनर्जी सीपीएम की तरफ से है। हमारे आकलन के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय विजय के साथ अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। वे जीतेंगे। कांथी में सौमेंदु अधिकारी, असल में ये अधिकारी परिवार की एक तरह से नियंत्रण वाली सीट मानी जाती है कांथी। और यहां से इसी परिवार के सदस्य जो तृणमूल से इधर आए हैं, सौमेंदु अधिकारी, वे खड़े हुए हैं। तृणमूल ने उत्तम बारिक को उतारा है और ये अति उत्तम है कि वे जीतते दिख रहे हैं। यानी कांथी में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। हालांकि पिछली बार तृणमूल ने जीती, लेकिन वो अधिकारी परिवार ही जीता था। अब यहाँ पर तृणमूल जीत रही है, लेकिन अधिकारी परिवार हार रहा है, क्योंकि इस बार अधिकारी परिवार का सदस्य भाजपा की ओर से मैदान में। ये बड़ी बात हो सकती है कि सौमेंदु अधिकारी यहाँ से हार रहे हैं।
घाटल की बात करें तो हिरण्यमय चट्टोपाध्याय को भाजपा ने उतारा है। तृणमूल ने दीपक अधिकारी देव फिल्म अभिनेता है, इन्हें उतारा है। पिछली बार भी ये जीते थे, अच्छी खासी जीत थी इनकी, लाखों में, लगभग शायद 1.25 लाख मत जीते थे। कांग्रेस ने डॉक्टर पपिया चक्रवर्ती को मैदान में उतारा है। तो हमारी गणना ये कह रही है कि दीपक अधिकारी ही इस जीत के अधिकारी हैं इस बार चुनाव में, वही जीतते दिख रहे हैं। बाकी कांग्रेस और भाजपा को निराशा झेलनी पड़ेगी। झाड़ग्राम की बात करें तो मित्रों, झाड़ग्राम में भाजपा ने देरी में जाकर थोड़ा विवादास्पद ढंग से डॉक्टर प्रणत टुडू को टिकट दिया, जो कि जांच एजेंसियों की छापेमारी में आर्थिक अनियमितताओं के आरोप में घिरे। टुडू बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई तो तृणमूल के कालीपद सोरेन भी तगड़ी लड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में बहुत निकट की लड़ाई है और हमारी गणना के हिसाब से तो निर्णय करना ही बड़ा कठिन हो रहा है। तो अंततः गतवा जीतते तो दिख रहे हैं डॉक्टर प्रणत टुडू भाजपा के, लेकिन यहाँ जीत का अंतर कम रह सकता है। हालांकि देखा जाए तो पिछली बार भी 10-12 हज़ार का ही था जीत का अंतर। भाजपा के कुन्नर हेम्ब्रम जीते थे, तो कुन्नर की विजय भी 11-12 हज़ार 10-12 हज़ार की थी। इस बार भी अंतर कम रह सकता है, लेकिन जीत भाजपा को मिल सकती है चेहरा बदलने के बाद भी। फिर चलिए मेदिनीपुर की बात करें, बस 2-3 सीटों की बात और करेंगे और ज़्यादा नहीं। कि मेदिनीपुर की अगर बात करें तो भाजपा ने अपनी विधायक श्रीमती अग्निमित्रा पॉल को खड़ा किया है, तृणमूल ने जून मलैया को खड़ा किया है, सीपीएम ने विप्लव भट्ट को खड़ा किया है। लेकिन कोई चाहे किसी को मैदान में उतारे, हमारी गणना तो ये कह रही है कि अग्निमित्रा पॉल विधायक हैं, विधायक ही रहेंगी, जीत कर सांसद नहीं बनेंगी। जीत यहाँ तृणमूल के प्रत्याशी जून मलैया के खाते में जाती दिख रही है, ये जीतेंगे। बस आखिरी 3 सीट की बात कर लेते हैं। वर्धमान दुर्गापुर की बात करें तो वर्धमान दुर्गापुर में क्या है, इस बार भाजपा, पिछली बार भाजपा के एसएस अहलूवालिया जीते थे, इस बार भाजपा ने अपने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष को टिकट दिया है। तृणमूल ने बहुत बड़ी बाजी खेल ली, और वो ये कि यहाँ से पूर्व क्रिकेटर, पूर्व भाजपाई सांसद, फिर कांग्रेस से होकर तृणमूल में आए कीर्ति आजाद को टिकट दिया। लड़ाई तो दोनों में ठीक बन रही है ज्योतिष के आधार पर, लेकिन अंतिम रूप से विजय जाती दिख रही है भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष के खाते में। हमारी गणना के अनुसार दिलीप घोष ये सीट जीत सकते हैं, और ये बड़ी रोचक बात है कि दिलीप घोष को कुछ लोग मान रहे थे कि इस चुनाव के बहाने वे खुड्डे लाइन लगा दिए जाएंगे, मतलब किनारे कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं लग रहा है, और हमें तो राजनीतिक रूप से भी ये नहीं लग रहा है कि आला कमान कोई उन्हें उपेक्षित करने जा रहा है, क्योंकि उनके नंबर पार्टी के संगठन के खाते में ऊंचे दर्जे के हैं। तो दिलीप घोष जीतने जा रहे हैं वर्धमान दुर्गापुर से। अब आसनसोल में क्या हुआ कि पिछली बार के वर्धमान दुर्गापुर के सांसद वरिष्ठ भाजपा नेता एसएस अहलूवालिया को भाजपा ने यहाँ शिफ्ट कर दिया। असल में क्या हुआ कि 2019 में ये सीट भाजपा की थी, बाबुल सुप्रियो यहाँ से जीते थे, वो फिल्मी गायक। फिर 2021 में क्या हुआ कि वे चले गए तृणमूल में, भाजपा छोड़कर। जब उन्हें मंत्री पद से हटाया गया मोदी मंत्रिमंडल से, तो रुष्ट हुए, तुष्ट नहीं हुए, रुष्ट हुए, और रुष्ट होकर भाजपा छोड़ दी और तृणमूल में गए। तृणमूल ने उन्हें विधानसभा का उपचुनाव लड़वाया और उनकी सीट पर लोकसभा उपचुनाव लड़वाया, शत्रुघ्न सिन्हा को वो जीत गए। तो 19 में ये सीट भाजपा की थी, लेकिन अभी यहाँ तृणमूल का कब्जा है और शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल की तरफ से मैदान में है, एसएस अहलूवालिया भाजपा की तरफ से मैदान में है, और कांग्रेस सीपीएम की तरफ से जहां आरा खान ये मैदान में। हमें लगता है जहां आरा खान जो हैं वे तीसरे स्थान के लिए जूझेंगी। पहले दूसरे की लड़ाई अहलूवालिया और शत्रुघ्न सिन्हा में हो रही है, और हमारा गणित ये कहता है कि चाहे निकट की लड़ाई बने, इस लड़ाई में एसएस अहलूवालिया को विजय मिलने जा रही है, शत्रुघ्न सिन्हा हारने जा रहे हैं। अब आखिरी सीट की बात करते हैं इस क्रम में, बीरभूम।
बीरभूम में क्या हुआ कि यहाँ से भाजपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज होकर दूसरे प्रत्याशी को भाजपा को उतारना पड़ गया। तृणमूल ने अपना बड़ा नाम निवर्तमान सांसद शताब्दी रॉय को मैदान में उतारा, कांग्रेस की तरफ से मिल्टन राशिद मैदान में। तो भाजपा प्रत्याशी बदले जाने के बाद भी, हालांकि हमारा तब परिणाम यह था कि यहाँ से तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी रॉय जीत रही है ना, भाजपा नहीं जीत रही। अब भाजपा का प्रत्याशी बदल गया है, तब भी भाजपा के अंक, वहाँ पार्टी के अंक इतने मजबूत नहीं है कि जीत जाए। इसलिए हमारी भविष्यवाणी के परिणाम में हमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि अभी भी तृणमूल यहाँ से जीतेगी और इसका बड़ा चेहरा शताब्दी रॉय यहाँ से विजयी हो सकता है। चेहरा वैसे तो श्रीमती शताब्दी रॉय हैं तो स्त्री हैं, इसलिए जीतेंगी ये कहा जाता है, लेकिन चेहरा पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बड़ा चेहरा जीत रहा है, यानी शताब्दी रॉय जीतेंगी। मित्रों देखिए, ऐसा है कि ये जो आकलन है ये अंक ज्योतिष के आधार पर है। हम आपको फिर से बता देते हैं कि हमने जन्मांक आदि जो लिए हैं वो कुछ निजी रूप से इकट्ठे किए हैं, बहुत कुछ हमने वो लिए हैं इंटरनेट से। अब इंटरनेट के आंकड़े, जन्मांक और मूल जो जन्मांक है उनमें भेद हुआ, अंतर हुआ, तो हमारी गणना भी प्रभावित हो सकती है। ये तो रहता है कि ज्योतिषी अगर कुंडली देख रहा है और वो कुंडली सही नहीं है तो उस कुंडली से जो उसने भविष्य कथन किया है उसमें अंतर आ सकता है। इसमें कोई अजूबा भी नहीं है, क्योंकि हम ब्रह्मा नहीं है कि किसी के जन्म का समय या दिन दिनांक ऐसे ही जान लें। कोई न कोई सांसारिक माध्यम होता है। हमने अपने ज्योतिषीय धर्म और कर्म का, कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आपके सामने ये आकलन की खास चर्चा की है। मित्रों, हमारा निवेदन है कि अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप कर लीजिए, क्योंकि कृपा यहीं अटकी हुई है। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम, अभी तो चुनावी मौसम चल रहा है, इसके बाद में भी अंक ज्योतिष की बहुत अच्छी अच्छी प्यारी और महत्वपूर्ण जीवनोपयोगी बातें करेंगे, वो आपके काम आएगी। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये ध्यान रखिएगा, आपके क्षेत्र में यदि अभी तक मतदान नहीं हुआ है तो जो मतदान का चरण है उसमें आप मतदान अवश्य कीजिए, क्योंकि इससे बड़ा राष्ट्रीय धर्म और कोई नहीं होता। लोकतांत्रिक धर्मों में ये सर्वोपरि धर्म है। अब बस इतना ही इस वीडियो में, इसे विराम देते हैं। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।